हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का गोवा दौरा, लिबरेशन डे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता दिखाएंगे हरी झंडी, जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से भरेंगे हुंकार। नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां, केजरीवाल आज करेंगे चंडीगढ़ का दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। देश में बड़ी ओमिक्रॉन की आफत, अब तक 145 केस दर्ज, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को गोवा का दौरा करेंगे और यहां गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्राएं यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे। 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। सभी 6 यात्राओं का शुभारंभ और समापन केंद्रीय नेता द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभारंभ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी शहर के लोगों को करीब 933 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। आपको बता दें, सभी विकास कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं। इसमें 316.37 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 616.62 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम मथुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी लगातार बुंदेलखंड को एक के बाद एक नई सौगात दे रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी आज कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अखिलेश आज इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मेगा रेड के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी से लेकर उसके सहयोगी सभी छापेमारी को जायज बता रहे हैं। आयकर विभाग के मुताबिक कल 200 करोड़ रुपए की चोरी के शक में छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने इस छापेमारी की कार्रवाई का समर्थन किया है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। वहीं राजीव राय को घर में नजरबंद कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं सपा नेताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है। सपा के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जूही सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में बौखलाहट है, जिसकी वजह से सरकार ये काम अपने एजेंसियों से करवा रही है, और कहा कि सपा से डरने वाली नहीं है। मुकदमा कराए या कुछ भी करे, 2022 में समाजवादी पार्टी को अपार जन समर्थन और जन सैलाब मिल रहा है।
समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी सरकारी छापेमारी और किसी भी मुकदमे से नहीं डरता है। आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है कुछ लोगों पर, इसके पहले हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। जवाब जनता ईवीएम पर देगी और केवल साइकिल। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में महिला कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति संवाद करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में महिला शक्ति संवाद रैली में शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वाड्रा पार्टी की चुनाव प्रभारी भी है। वहीं रायबरेली विधानसभा सीट से पार्टी की विधायक अदिति सिंह के हाल ही में बीजेपी का दामन थामने से उपजी रिक्तता को भरने के लिहाज से प्रियंका का रायबरेली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ आएंगे। इस दौरान वो सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर केजरीवाल आप प्रत्याशियों में जोश भरेंगे और जीत का मूल मंत्र देंगे। उनके साथ पंजाब के प्रभारी भगवंत मान नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और चंडीगढ़ मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को शहर आ रहे हैं। सेक्टर 25 में आयोजित होने वाली हिमाचली धाम में अनुराग ठाकुर आएंगे और हिमाचली वोटर को रिझाएंगे। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने किले को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियां अपना एजेंडा तय कर रही हैं। इस चुनाव में छोटी पार्टियों का बोलबाला है और ये पार्टियां एक निर्णायक भूमिका निभाती है। इसमें उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी और तमाम यूकेडी नेताओं ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का घोषणा पत्र जारी किया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ की जनता को लगता था कि उत्तर प्रदेश में रहकर इस पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में बैठे नेता और नौकरशाह पहाड़ के भूगोल को नहीं जानते और वो यहाँ की नदियों, जंगल और संस्कृति भाषा को नहीं जानते। यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश त्रिवेदी ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, 2 दिन पहले यूपी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हड़ताल बुलाई थी। वहीं गुरुवार को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन था। इस हड़ताल से पहले दिन ही राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या पहचान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां शनिवार शाम कथित तौर पर बेअदबी की कोशिश करने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वो व्यक्ति पवित्र स्थल पर सुनहरी ग्रिल फांदकर तलवार उठाने के बाद उस स्थान के पास पहुंच गया जहां सिख ग्रंथी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यबल के सदस्यों ने उस
उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसे एसजीपीसी कार्यालय ले जाया जा रहा था तब गुस्साई भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त पीएस भंडाल ने मामले को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति लगभग 30 साल का था और उसकी पहचान की जा रही है। सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है कि वो स्वर्ण मंदिर में कब दाखिल हुआ और कितने लोग उसके साथ थे। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते एक बार फिर डर का माहौल बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा और 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन केस का आंकड़ा 48 हो गया है। हालांकि इनमें से 28 मामलों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई। हालातों को देखते हुए कई राज्यों में सख्तियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुंबई नगर निगम ने आने वाले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे और नए साल के जश्न को लेकर कुछ खास गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत कहा गया है कि बंद हॉल में किसी कार्यक्रम के लिए हॉल की क्षमता के 50% लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी। वहीं खुले वेन्यू में क्षेत्र की कुल क्षमता के 25% लोगों को ही हिस्सा लेने की इजाजत है। अगर किसी कार्यक्रम के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को एक साथ जुटना है तो इसके लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पहले से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 143 मामले मिल चुके हैं। इस बीच नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने कोविड की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है। कमेटी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर 2022 के फरवरी महीने तक आ सकती है। कमेटी ने कहा कि ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर दूसरे के मुकाबले कम खतरनाक होगी। वहीं इसके हल्के रहने के आसार है। कमेटी प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि अभी भारत में कोरोना के दैनिक मामले 7,500 के करीब आ रहे हैं, लेकिन एक बार ओमिक्रॉन मेन वायरस के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा या किसी अन्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह ओमिक्रॉन ही बनेगा। देश के कई राज्यों में शीतलहर की शुरुआत हो गई है और अब पूरी तरह से ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों शीतलहर चल रही है। खासकर पश्चिमी यूपी में शीतलहर चलने की वजह से लोगों का ठंड से बुरा हाल है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी सर्दी प्रदेश के लोगों को बहुत सताएगी। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड से कोई भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस बीच प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। किसी किसी जिले में तो ये 5 और पश्चिमी यूपी में 3 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से भी प्रदेश में ठंड बढ़ी है और ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा और इसके बाद दिन में धूप निकलेगी। प्रदेश में इस समय सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में है, जहाँ 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हमारा उम्मीद है कि 21 तारीख तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, यूपी, इस सभी इलाका में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस जारी रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो डे टेम्परेचर है वो डे टेम्परेचर भी बिलो नॉर्मल है और लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है कुछ इलाका में, ये सभी रीजन पे। सो नाइट टेम्परेचर बिलो नॉर्मल होते हुए डे टेम्परेचर भी बिलो नॉर्मल है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास AQI 198 दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के सभी इलाके रेड जोन से बाहर है। राहत की बात तो ये है कि प्रदूषण की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 290 है, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 रहा था। आपको बता दें दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। भारत मौसम विभाग ने शनिवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है।
देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। वहीं ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर चल सकती है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने कहा कि वे काबुल में पासपोर्ट जारी करना फिर से शुरू करेंगे। इससे उन नागरिकों को देश छोड़ने की उम्मीद मिलेगी जो तालिबान के शासन को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को तालिबान सरकार से जान को खतरा महसूस होता है। आपको बता दें कि तालिबान में आर्थिक और मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने के लिए हजारों लोगों ने नए यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। शुक्रवार को आरबीआई की हुई बैठक में ये बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी, लेकिन वे फिलहाल टल गया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये बैठक बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई थी। मीटिंग के बाद जारी प्रेस रिलीज में ऐसा कहा गया कि इसमें डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि आरबीआई के आंतरिक सदस्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं हैं और इस पर सख्ती से पाबंदी लगाना चाहते हैं। गंगोली हाट के मड़क नाली से सूरखाल फाटक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन में बैठे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग, बैरीनाग और वन विभाग गंगोली हाट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यालय में तालाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तालाबंदी को लेकर तीखी बहस भी हो गई। ग्रामीणों ने कहा, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की लापरवाही की वजह से सड़क स्वीकृति नहीं हो पा रही है। विभागीय अधिकारियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा, यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का पिछले 5 महीने से क्रमिक अनशन और पिछले 9 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारा यह 6वां महीना चल रहा है। आज हमारा आमरण अनशन का 9वां दिन है। हम 12 जुलाई 2021 से क्रमिक अनशन पर थे। अभी हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमें शर्म लग रही है कि 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करने के लिए क्या किसी को 6 महीने आमरण अनशन में बैठने की ज़रूरत है? क्या सरकार की यही व्यवस्था है कि वो 6 महीने आमरण अनशन के बाद 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करे? ये बड़े शर्म की बात है और सुनने वालों के लिए भी अजीबोगरीब लगता है। मेरी तो हो गई, हमने तो सरकार का क्या बिगाड़ा। 5 किलोमीटर हमने तो मांग करी, बच्चे तो कितने परेशानियाँ। गाँव घर में एक रोड तो ऊपर है, एक रोड तो नीचे है, उसको वहाँ तो 2 रोड पहुँच गई। हमने क्या बिगाड़ा? हमने तो सरकार बनाया। जहाँ वोट दी करके आई वहाँ हम वोट देने से वहाँ पहुँची। हाँ, पहुँचा उधर हम पहुँचा, वोट नहीं था। सरकार तो हमने बनाया, वोट तो हमने दी, सरकार का हमने क्या बिगाड़ा। 60 वर्ष की उम्र तो मेरी हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।